वी आर लाइव अगेन। हमारे लाइव क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अब हम लेकर आए हैं आपके सामने द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस। जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, कैट, क्लैट, नेशनल लेवल की जो भी एग्जामिनेशंस हैं, कुछ स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पार्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स इनकी तैयारी कर रहे हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस सीरीज में हम लोग द हिंदू के हैंड पिक्ड एडिटोरियल्स हम लेकर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, ज़्यादा जिनमें पॉलिटिकल मसला ना हो, ऐसे एडिटोरियल्स में लेकर आऊँगा। इन एडिटोरियल्स का हम एनालिसिस करेंगे 3-4 पॉइंट पे। पहला पार्ट, जो भी टॉपिक है, जो भी यहाँ पे इसका टॉपिक है, उस टॉपिक का थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर थोड़ी बहुत बिल्कुल 1 या 2 मिनट के लिए, सो दैट यू कैन रिलेट। रिलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो आपके सामने अगर ऐसा टेक्स्ट आता है जो आपका सब्जेक्ट से संबंधित है या जिसका आपने पहले थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, वो आपको आसानी से समझ में आता है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर थोड़ा सा हो तो उसमें आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। फिर हम इसको पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करते समय उसमें जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी के पॉइंट आते हैं वो हम लोग लेंगे, जिसमें आपके नए वर्ड्स हो सकते हैं, उनके मीनिंग। मैं तो हर वर्ड का ही मीनिंग बताऊंगा, बट ऐसे वर्ड्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं या जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, ऐसे वर्ड्स को हम लोग वोकैबुलरी में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर कोई ईडियम निकल कर आता है उसको हम डिस्कस करेंगे, या कोई फ्रेजल वर्ब निकल कर आती है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। ऑब्वियसली जब हम आर्टिकल को पूरा पढ़ लेंगे तो उसका एक ब्रीफ समरी, जिसको हम प्रेसी भी कह सकते हैं, हालांकि प्रेसी जो होती है और समरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। समरी में हम उसका ओवरऑल व्यू देते हैं, और प्रेसी में क्या है, आपका कंप्लीटली जो जिस्ट होता है, यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसी को लिखा जाता है, उसमें सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स का कोई विवरण नहीं होता। समरी जो है वो सारे विवरण का, भले वो आर्ग्यूमेंट है, भले वो मेन व्यू है, उसका एक कॉम्पैक्ट आपको आइडिया दिया जाता है। ये इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो ज़रूरी नहीं है आपका प्रेसी से ही बने। प्रेसी आपको ओवरऑल आइडिया देता है, जबकि समरी आपको ये भी देता है कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण इवेंट्स इसमें आपकी डिस्कस हुई हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के साथ। अब एडिटोरियल जब हम डिस्कस करते हैं तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से आते हैं। तो जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसकी न्यूज़ अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कृपया इसको ध्यान में रखिए। तो शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की, और इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइव आएँ, कमेंट्स में अपनी बातें डालें। कुछ अगर जो पढ़ रहे हैं उसमें कोई वर्ड अचानक आपको पकड़ में नहीं आ रहा है तो उस वर्ड को भी आप उसमें टाइप कर सकते हैं कि ये वर्ड क्या है, मुझे बताइए ज़रा। तो उससे आपके इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन अच्छी होती है। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, एडिटोरियल्स आपके जो कई पर्पज़ होते हैं उनको सर्व करते हैं, एक पर्पज़ के लिए नहीं होते। ये करंट अफेयर्स में आपकी मदद कर रहे होते हैं, ये राइटिंग में जहाँ पे आप ऐसे राइटिंग कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह लिख रहे होते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है आपके इंग्लिश लैंग्वेज के नुआंसेज होते हैं, जो बारीकियाँ होती हैं, वोकैबुलरी होती है, ग्रामर होती है, हर पॉइंट में आपकी मदद करते हैं। और फिर द हिंदू का एडिटोरियल, इट मीन्स ये वेल रिसर्च्ड है, इसमें
फैक्ट जो होंगे वो रिसर्च्ड होंगे। हाँ, ओपिनियन जो है वो बायस्ड हो सकते हैं, पॉलिटिकली इधर उधर हो सकते हैं, लिखने वाला भी ह्यूमन बीइंग है, वो आप पॉलिटिकली बायस्ड हो सकता है कोई न्यूज़पेपर, लेकिन तथ्यात्मक जानकारी के बारे में 100% खरा सोना मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई बार गलतियाँ भी होती हैं, वो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, आप मैच्योर हैं इस चीज़ को समझने के लिए, वो आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आज का जो पार्ट है उसमें चलते हैं। ये 31 का आज ही का एडिटोरियल है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस एडिटोरियल का जो टाइटल है वो इन्होंने दिया है रिस्की बेट्स। रिस्की बेट्स। अब यहाँ पे जो बेट होता है उसका अर्थ होता है दांव, सौदा या सौदेबाजी। तो इन्होंने कोई रिस्की दांव खेला है। किसने? ऑन रशिया, यूक्रेन एंड होप्स ऑफ अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, यहाँ पे डिप्लोमेटिक होता है कूटनीतिक, कूटनीति से संबंधित नीतिक। सोल्यूशन का मतलब होता है समाधान, याद रखिएगा। तो ये कह रहा है कि कुछ कूटनीतिक समाधान निकलने के आसार निकल रहे हैं, आस है। तो रिस्की बेट्स हैं, महंगे सौदे हैं, महंगे दांव हैं, रसिया ने खेले हैं किस पे? यूक्रेन पे। और इसमें जो चल रहा है इसमें एक निकल के आ रहा है डिप्लोमेटिक सोल्यूशन का एक आयाम निकल कर आ रहा है कि आपका कूटनीतिक कुछ समाधान निकलने की आस है। तो यहाँ पर हमने एक पहला पार्ट इसका देखा, ये इसका है जनवरी 31 को अपडेट हुआ है, जनवरी 31 को ये लिखा गया है। अब इसमें यहाँ पे जो आप देखेंगे ये इस पैराग्राफ का या जो एडिटोरियल जो लिखा होता है उसका आपको सारांश मिलेगा। क्या मिलेगा श्रीमान? सारांश मिलेगा। ये इसका सेंट्रल आइडिया होता है। सेंट्रल आइडिया से मेरा मतलब है इसके ऊपर आपका सारा का सारा खेल आधारित होता है। सेंट्रल आइडिया यही है, रसिया शुड डू मोर टू रिड्यूस टेंशंस अलोंग इट्स बॉर्डर विद यूक्रेन। तो ये कह रहा है रसिया को शुड डू मोर का मतलब ज़्यादा प्रयास करने चाहिए, टू रिड्यूस कम करने के लिए, टेंशंस तनाव या तनावपूर्ण घटनाओं को, अलोंग साथ साथ, इट्स बॉर्डर इनके बॉर्डर पे, विद यूक्रेन के बॉर्डर पे, या जिसको उक्रेन कहते हैं बेसिकली, इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ उक्रेन। सो उक्रेनियन बॉर्डर पे जो आपका हो रहा है, जो भी झमेला वहाँ पे चल रहा है, उस पे जो रसिया की जो एक्टिविटीज़ हैं वो रसिया को चाहिए कि वो तनाव कम करे वहाँ पे। तो ये पहला पार्ट है आपका। तो ये यहाँ पे लिख रहा है द रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव्स, इनका नाम है सर्गेई लावरोव हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। कमेंट्स, उनका जो कमेंट आया है आफ्टर रिसीविंग, कुछ उन्होंने रिसीव किया है, प्राप्त किया है, अ रिटन रिस्पॉन्स, एक लिखा हुआ रिस्पॉन्स फ्रॉम वॉशिंगटन। वॉशिंगटन ने एक लिखित में इनको रिप्लाई दिया है, रिस्पॉन्स दिया है, टू मॉस्कोज सिक्योरिटी डिमांड्स। मॉस्को के मतलब यहाँ से जब भी आपके सामने किसी एडिटोरियल में किसी राजधानी का नाम लिखा हो, तो राजधानी का नाम लिखा हो इसका मतलब तय है कि राजधानी का नाम लिखा गया है, इसका मतलब ये उस राष्ट्र की बात कर रहा है। तो मॉस्कोज सिक्योरिटी डिमांड्स का मतलब है रसियाज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट डिमांड्स, जो रशिया की सिक्योरिटी की जो सुरक्षा से संबंधित मांग है उनको लेकर उन्होंने एक रिटर्न रिस्पॉन्स दिया है। दैट रशिया डजंट वांट वॉर्स, रेजेस होप ऑफ अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस टू यूक्रेनियन क्राइसिस, कि दैट रशिया डजंट वांट वॉर्स, जो रशिया है वो युद्ध नहीं चाहता, ये रेज कर रहा है, बढ़ा रहा है होप्स को, आशाओं को, ऑफ अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल रहा है इसका। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक, टू यूक्रेन क्राइसिस, उक्रेन की जो क्राइसिस है या जो संकट है, क्राइसिस का अर्थ यहाँ पे संकट से है। जो भी देशों के बीच तनावपूर्ण स्थितियाँ बनती हैं, उन तनावपूर्ण स्थितियों में जो क्राइसिस शब्द आता है उसका अर्थ होता है संकट। जो यूक्रेन रशिया संकट चल रहा है उसके ऊपर जो है डिप्लोमेटिक समाधान निकलने की आसार हैं। तो अगर वर्ड आया है क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है आपका यहाँ पे संकट।
या विपत्ति, तो इसकी बात कर रहा है इस संकट की। अगला है आपका पार्ट इसमें, लास्ट वीक सो अ फ्लरी ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात आती है, लास्ट वीक की बात कर रहा है। सो लास्ट वीक पिछले हफ्ते, सो अ फ्लरी का मतलब होता है यहाँ पे हड़बड़ी, तो हड़बड़ी पूर्ण कुछ गतिविधियां हुई हैं। फ्लरी ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ से मेरा मतलब है यहाँ पे कूटनीतिक गतिविधियां। डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं कूटनीतिक गतिविधियां, एम्ड एट, ध्यान में रख के की गई हैं। डी एस्केलेटिंग का मतलब होता है तनाव को कम करना, या ऐसी स्थितियां जो विस्फोटक हो सकती हैं, युद्ध हो सकता है, उन परिस्थितियों को घटाना या कम करना। द सिचुएशन, परिस्थिति को। बिसाइड्स द यूएस's रिटर्न रिस्पॉन्स टू रसिया, यूएस का जो रिटर्न रिस्पॉन्स है रसिया, अमेरिका का रसिया को, विच कुड सेट द स्टेज ईडियम होता है, इसका मतलब होता है परिस्थितियां पैदा करना या परिस्थितियां बनाना। फॉर फर्दर डिप्लोमेटिक टॉक्स, फिर आगे जो कूटनीतिक वार्ता को हम कहते हैं डिप्लोमेटिक टॉक्स। तो डिप्लोमेटिक टॉक्स जो शब्द आया है इसका अर्थ होता है कूटनीतिक वार्ता, कूटनीतिक वार्ता की बात हो रहा है। टॉक्स का अर्थ यहाँ पे वार्ता से है। यहाँ पे ये जो टॉक शब्द है ये नाउन के तौर पे प्रयोग हुआ है, वर्ब के तौर पे प्रयोग नहीं हुआ। टॉक का मतलब यहाँ बात करने से संबंधित नहीं है, टॉक का मतलब यहाँ से वार्ता से संबंधित है। ये तो हुई बात जो अभी चल रहा है यहाँ पे। टॉक्स इन द कमिंग वीक्स, यहाँ पे क्या है, आने वाले हफ्तों में, आने वाले हफ्तों में जो भी डिप्लोमेटिक बातचीत चलनी है उसके बारे में। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रों। तो देखिए जो फ्रेंच वर्ड हैं उनको अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, रशियन वर्ड्स को अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों हैज़ हेल्ड टॉक्स विद द रशियन काउंटरपार्ट, उन्होंने अपनी बातचीत की है विद रशियन काउंटरपार्ट। काउंटरपार्ट का मतलब होता है समकक्ष, जो पदस्थ अधिकारी होता है या आपके समान दर्जा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं काउंटरपार्ट, यानी समकक्ष। व्लादिमीर पुतिन, जो व्लादिमीर पुतिन हैं, जो रशिया के राष्ट्रपति हैं और ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनके भी बातचीत हुई है, उसके बारे में कह रहा है। मिस्टर मैक्रों ने एंड जर्मन चांसलर, जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज नाम है इनका। ओलाफ शोल्ज जो हैं वो भी कहते हैं, अब देखिए ये इसमें क श का साउंड जो है वो नहीं है, सिर्फ श का ही साउंड होगा इसमें। ओलाफ शोल्ज आर ऑल्सो रिपोर्टेडली ट्राइंग, और जो रशिया के जो जर्मनी के चांसलर हैं वो भी कथित रूप से ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टू रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। रिवाइव का अर्थ होता है पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना यानी वापस से जीवित करना। दी स्टोल्ड मिन्स्क प्रोसेस, स्टोल्ड का मतलब होता है बाधित। देखिए एक तो स्टोल होती है जो लगाते हैं वो वाली स्टोल होता है, एक स्टोल ओढ़ने के भी काम में आती है, ऐसा महिलाएं ओढ़ती हैं। एक स्टोल का मतलब होता है क्रिया के तौर पे, यहाँ पे स्टोल शब्द का अर्थ क्रिया के तौर पे आया है जिसका अर्थ होता है बाधित करना। बाधित मिन्स्क प्रोसेस, मिन्स्क टाउन है रसिया में, वहाँ पे बातचीत, वहाँ पे वार्ताओं के दौर चल रहे थे, प्रक्रिया। दैट सॉट, सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीक जो है उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है सॉट, ये ध्यान में रखिएगा। सीक सॉट, सीक का मतलब होता है वैसे तलाश करना या ढूंढना या मौका तलाश करना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मिन्स्क प्रोसेस दैट सॉट, उसने क्या है मौका देखा है टू फाइंड
ढूंढना अ पीसफुल सॉल्यूशन, एक शांतिपूर्ण समाधान टू यूक्रेन्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो आंतरिक कलह है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को हम कहते हैं आंतरिक कलह, बिटवीन कीव एंड द रसिया। कीव जो है वो जिसको हम कीव भी कहते हैं, बट दिस इज कीव, दे प्रोनाउंस इट कीव। यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है, एंड द रसिया बैक्ड सेपरेटिस्ट्स इन द ईस्टर्न डोनबास रीजन। डेन्यूब रिवर भी है यूक्रेन में, जो वर्ल्ड जियोग्राफी के स्टूडेंट्स होंगे उनको शायद अंदाज़ा होगा। जो डनेब रिवर है वहाँ पे यूक्रेन में, तो ये उसके आसपास का रीजन है। पूर्वी भाग है रसिया के लगता हुआ, जिसमें रसिया से समर्थित रसियन बैक्ड सेपरेटिस्ट अलगाववादी, रसिया समर्थित अलगाववादी, सेपरेटिस्ट होते हैं अलगाववादी, बैक्ड का मतलब होता है समर्थित, तो रसिया समर्थित अलगाववादी हैं इन द ईस्टर्न डोनबास रीजन। डोनबास रीजन है ईस्ट में, उसमें मिस्टर पुतिन हैड सेड, मिस्टर पुतिन ने कहा है दैट द यूएस रिस्पॉन्स डज नॉट एड्रेस रसियाज कोर सिक्योरिटी कंसर्न। जो पुतिन ने कहा है कि यूएस का जो रिस्पॉन्स है, यूएस का जो जवाब है, डज नॉट एड्रेस। अब यहाँ पे एड्रेस का अर्थ पते से नहीं है, एड्रेस का मतलब होता है निवारण करना। रसिया की जो सिक्योरिटी की से संबंधित, कोर का मतलब होता है केंद्रीय, रसिया की जो केंद्रीय सिक्योरिटी कंसर्न है, जो उनका अपना सुरक्षा से संबंधित जो चिंताएं हैं उनका निवारण नहीं करता है, ये कह रहा है। कोर का मतलब होता है केंद्रीय, तो जो कोर वर्ड आया है दैट इज केंद्रीय, ये याद रखिएगा आप, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। फियर्स ऑफ अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, कि भय जो हैं मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के या सैन्य टकराव के, यहाँ पे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है सैन्य टकराव, आर स्टिल देयर, अभी भी हैं। रशिया विच हैज़ मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज का मतलब होता है यहाँ पे मार्च करवाना, इकट्ठा करना, गैदर करना, थाउजेंड्स ऑफ ट्रुप्स, हजारों की संख्या में सैनिकों को, ऑन इट्स बॉर्डर विद यूक्रेन, यूक्रेनियन जो बॉर्डर है वहाँ पे उन्होंने अपनी बहुत सारी जो ट्रुप्स हैं उनको एमास कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है, मोबिलाइज कर दिया है। इन बेलारूस, बेलारूस जो रीजन है रसिया का उसमें, इन यूक्रेन्स नॉर्थ, यूक्रेन के नॉर्थ साइड में, उत्तर की साइड में, एंड ये जो वर्ड है इसका ट्रांसनिस्ट्रिया, उसको हम रसिया में ये प्रोनाउंस करते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया, ट्रांसनिस्ट्रिया, ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन है ए ब्रेक अवे रीजन फ्रॉम माल्डोवा, जो माल्डोवा से अलग हुआ इलाका है, इन इट्स साउथ वेस्ट, इसके साउथ वेस्ट में। तो यूक्रेन के दोनों तरफ, एक तरफ तो उत्तर में, एक उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट जो रीजन है उसका, तो उत्तर में और दक्षिण पश्चिमी इलाके में रसिया ने अपनी सेनाएं वहाँ पे इकट्ठी कर दी हैं, हैज़ अ क्लियर मिलिट्री एडवांटेज, और यहाँ से रसिया को एक स्पष्ट रूप से मिलिट्री एडवांटेज है। मिलिट्री एडवांटेज का मतलब सैन्य फायदा या सैन्य बढ़ोतरी है। बट द वेस्ट्स विलिंगनेस, वेस्ट का अर्थ यहाँ पे जब भी वेस्ट शब्द का प्रयोग आए किसी भी एडिटोरियल में, इसका अर्थ यहाँ पे ये है कि वेस्ट का मतलब है, यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं पश्चिमी दुनिया की, जिसमें यूरोप और अमेरिका दोनों शामिल हैं। द वेस्ट विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब इच्छा, टू प्रेस अहेड, प्रेस अहेड फ्रेजल वर्ब होता है, मतलब आगे बढ़ाना। अब देखिए यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब आया है प्रेस अहेड, इसको आप नोट कर सकते हैं। प्रेस अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ाना। प्रेस अहेड द डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, जो कूटनीतिक ऑप्शन है अपने उनको लेकर। रसियाज रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी होता है प्रत्युत्तर, रेसिप्रोसिटी जो वर्ड होता है प्रत्युत्तर, मतलब जैसा आप करें, जैसे को तैसा जो उत्तर होता है, प्रत्युत्तर दिया है।
रसिया ने भी वैसा ही प्रत्युत्तर दिया है कि डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को तलाशने का प्रयास किया पश्चिमी दुनिया ने, तो रसिया ने भी वैसा ही उत्तर दिया है। सजेस्ट का मतलब यहाँ पे इशारा करने से है दैट्स नाइदर साइड, दोनों में से कोई भी साइड। अब नाइदर यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं के लिए आता है। जब भी दो लोगों की बात होगी ग्रामेटिकली तभी हम नाइदर का प्रयोग करेंगे या आइदर का प्रयोग करेंगे। आइदर, नाइदर एडजेक्टिव या प्रोनाउन के तौर पे हमेशा तभी प्रयोग होते हैं जब दो लोगों की, दो साइड्स की, दो चीज़ों की बात हो रही हो। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है। तो जब शुरुआत करी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट होगा उसका भी मैं डिस्कशन आपके सामने रखूंगा। नाइदर साइड इज इन अ हरी, दोनों में से कोई भी साइड जल्दबाजी में नहीं है। फॉर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इसमें आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का मेरे मतलब होता है यहाँ पे सैन्य टकराव या शस्त्रीय टकराव से, अस्त्र शस्त्रों के साथ या सैन्य टकराव को लेके दोनों में से कोई भी साइड तैयार नहीं है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ सैन्य टकराव से है, तो सैन्य टकराव को लेके दोनों ही या युद्ध के ऑप्शन को लेके दोनों ही साइड तैयार नहीं हैं। ये एक पार्ट है। अब यहाँ पढ़ के बीच में रुक के मैं थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। देखिए, रशिया जो है उसमें 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होती है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का पीरियड है, पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल है। ब्रिटेन सोल सुपर पावर है उस ज़माने का। रसिया में साम्यवादी क्रांति होती है, उसके बाद साम्यवाद की स्थापना होती है और साम्यवाद में बहुत तेज़ी से प्रसार होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है। रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआती दिनों में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, टू द कॉन्ट्रेरी, वो उनका एक अलायंस टाइप ही था। किसके साथ? हिटलर के साथ। बट हिटलर इन्वेडेड रशिया, उसके एम्बिशन इतने बढ़ गए कि उसने रशिया को इन्वेड कर दिया। रशिया रिस्पॉन्डेड फियर्सली, उनको आने दिया, विंटर्स का वेट किया और विंटर्स में फंसने के बाद उनको धोया एंड वेस्टर्न अलायंस को ज्वाइन कर लिया एंड स्टार्टेड प्रेसिंग अहेड इन द यूरोप। मजे की बात, जब बर्लिन पे जब सेनाएं पहुंची दोनों तरफ से, फिर कंपटीशन हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड में और रशिया में कि पहले बर्लिन पे जब हिटलर हारने लगा कि कौन जीतता है, तो यूएसएसआर की जो फोर्सेज हैं, रेड आर्मी जो है वो पहले वहाँ पहुँचती है और हिटलर सुसाइड कर लेता है। फिर ईस्टर्न जर्मनी जो है वो उस पर रशिया का अधिकार, वेस्ट जर्मनी पे, जब तक वेस्ट जर्मनी पे यूएस और उधर यूरोपियन कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस, तो जर्मनी दो हिस्सों में बंट जाता है, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक। फिर बर्लिन वॉल गिरती है 90s में, तब तक की हिस्ट्री आपको मालूम होगी। और उधर रशिया जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद बिकेम पावरफुल। तो दो ब्लॉक उभरते हैं वर्ल्ड में, एक लेड बाय यूएसए एंड दूसरा होता है लेड बाय यूएसएसआर। यहाँ पे दो तरह की शासन प्रणालियाँ हैं यूएस में, और जो पश्चिमी दुनिया है उसमें कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं हैं। यूएसएसआर में ऑन दी अदर हैंड जो है वो टोटल साम्यवाद का प्रभाव है। ये इनका बैकग्राउंड है और इन दोनों में दुनिया पे प्रभुत्व की जो खींचतान चलती है उसको, उस दौर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके और 1991 आई होप या 1990 में 1991 यूएसएसआर के विघटन तक, मैं जीके की फैकल्टी नहीं हूँ, आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा, यूएसएसआर के विघटन तक जो है दोनों में कोल्ड वॉर चला। यूएसएसआर कोल्ड वॉर लूज करता है और इसी बीच में अफगानिस्तान के रायते फैलना, ये सब घटनाएं उसी बीच में हुई हैं सारी की सारी। आज जो अफगानिस्तान की दुर्गति है वो उसी कोल्ड वॉर की देन है। तो ये सारा का सारा वहाँ पे मसला चल रहा होता है। यूएस सोल सुपर पावर के तौर पे उभरता है, रशिया पीछे चला जाता है। रशिया के 18 टुकड़े होते हैं, 17-18 नेशन इसमें बनते हैं। उसमें से यूक्रेन भी एक कंट्री है। यूक्रेन में भी दो हिस्से हैं। जो ईस्टर्न यूक्रेन है उसमें ज़्यादातर रशियन स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है, और जो वेस्टर्न यूक्रेन है उसमें दूसरी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो जो रसिया के लगता हुआ एरिया है जिसमें क्रीमिया भी है, जिसको रसिया ने एनेक्स कर लिया था, रसिया ने अपने में मिला लिया था,
वो एरिया भी उसी दौरान का, उसी टाइप का, उसी मसले का, उसी से संबंधित है। तो उक्रेन, ये तब से कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ आ रहा है। अभी इस बीच में फिर पिछले हाल ही के कुछ सालों में क्या हुआ है, उक्रेन हैज़ टिल्टेड टुवर्ड्स वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी यूरोप की तरफ उसका थोड़ा टिल्ट हुआ है। वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने और नेटो ज्वाइन करने ऐसे कवायद में लगा हुआ है। तो नेटो अगर ज्वाइन करता है वहाँ पे, तो वहाँ पे नेटो की फोर्सेस डिप्लॉय हो जाती हैं, और कोई भी मिलिट्री एग्रेशन अगर यूक्रेन के साथ होता है तो उसमें नेटो एक्टिव हो जाता है। रशिया का यही सिक्योरिटी कंसर्न है। रशिया डजेंट वांट अमेरिका, यूएस और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन इट्स बैकयार्ड। तो कहता कि हमारे इलाके में जो पुराना जो रशिया का इलाका या यूएसएसआर का इलाका रहा हुआ होता है, उसमें हम वेस्टर्न दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारा मामला उसी का चल रहा है ना। पुतिन जो हैं वो एक्स केजीबी स्पाई रहे हैं, केजीबी के। ही इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग हेडेड लीडर, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड आदमी है वो, एंड ही नोज द बेस्ट ऑफ द डिप्लोमेसी इन द वर्ल्ड। वो दुनिया की बेहतरीन डिप्लोमेसी भी जानते हैं। तो उसको लेके सारा का सारा मसला चला हुआ है। ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है। आई होप यू एंजॉयड इट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है जो पहले पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा वो यही है कि जो डिप्लोमेटिक पहल हुई है उसमें 2-3 लोगों का नाम है। यूएस का एक रिटर्न रिस्पॉन्स मिला है। मैक्रो के साथ उनकी जो है वो बातचीत हुई है पुतिन के साथ, और जो चांसलर हैं जर्मनी के, जो शुल्ज साहब महोदय है, शुल्ज है, वो भी जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि उनके जो मिन्स्क प्रोसेस है बातचीत की वो वापस से स्टार्ट हो और वो रशिया के साथ इंगेज करे। और ले दे कि पहले पैराग्राफ में ये है जो डिप्लोमेटिक पहल की बात हो रही है वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को पीछे धकेल रहा है, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है। फिर भी जो आपका है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है उससे नकारा नहीं जा सकता, ये इनकी राय है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर डी एस्केलेशन। ये स्ट्रॉन्ग केस है किसके लिए? डी एस्केलेशन के लिए, तनाव को कम करने के लिए। मिस्टर पुतिन हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड मैनी थिंग्स। पुतिन जो है वो काफ़ी चीज़ें पहले से अचीव कर चुके हैं विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड। एक गोली चलाए बिना भी जो है वो डिप्लोमेटिकली वो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। देखिए होता क्या है, डिप्लोमेसी में फोर्स का यूज़ होता है आपके पॉलिटिकल गेन्स को अचीव करने के लिए। बहुत से बार ऐसे जो देशों में एनमिटी होती है, टकराव होता है, ऐसी परिस्थिति में कई बार जो है मिलिट्री फोर्स का प्रयोग किया जाता है। ही हैज़ गॉट द वेस्टर्न लीडरशिप टू टॉक टू हिम। उन्होंने मना लिया है वेस्टर्न लीडरशिप को उनसे बातचीत करने के लिए हिम ओवर दी कंटेस्टेड इश्यू ऑफ नेटोज एक्सपेंशन। मैंने बताया आपको कि रसिया अपने बैकयार्ड में नेटो को नहीं चाहता। तो जो कंटेस्टेड का है, जिस पे विवाद है, कंटेस्टेड का मतलब यहाँ विवादित क्या है, कंटेस्टेड शब्द का अर्थ यहाँ पे जिस पे विवाद हो। इश्यू ऑफ नेटोज एक्सपेंशन, नेटो के विस्तार को लेके, विच रशिया हैज़ लॉन्ग बीन कंप्लेनिंग अबाउट, जिसके बारे में रसिया बहुत लंबे समय से कंप्लेन कर रहा है। बाय पुटिंग अ गन ऑन यूक्रेन्स हेड। पुट अ गन ऑन समबडीज हेड का मतलब इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है थ्रेटन करना, धमकाना। पुट अ गन ऑन समबडीज हेड इडियम होता है, मैं फिर कह रहा हूँ, पुट अ गन ऑन समबडीज हेड ईडियम होता है जिसका अर्थ होता है टू थ्रेटन, धमकाना। उन्होंने धमका के किसको? उक्रेन को। हैज़ इफेक्टिवली ड्रॉन अ रेड लाइन। ड्रॉ अ रेड लाइन अगेन ईडियम है। ड्रॉ अ रेड लाइन का अर्थ होता है टू लिमिट, टू सेट अ लिमिट, सीमा बांधना, लक्ष्मण रेखा खींचना। हमारे यहाँ जो कहावत है हिंदी में वो इसके समकक्ष है। तो उन्होंने प्रभावी रूप से एक लिमिट खींच दी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रभाव इस सीमा से बाहर नहीं जाएगा। लाइन इन रशियाज रिलेशन विद द वेस्ट। रशिया के जो संबंध हैं पश्चिमी दुनिया के साथ उसकी उन्होंने एक सीमा बांध दी है कि भैया आप इससे आगे नहीं जा सकते किसी भी परिस्थिति में। इफ़ यू डू दैट आई एम गोइंग टू यूज़ फोर्स। मैं सैन्य ऑप्शन की तरफ जा सकता हूँ। ऑल्सो इसके अलावा एज द यूएस एंड इट्स एलाइज का मतलब होता है मित्र राष्ट्र, आर स्क्रैम्बलिंग फॉर इकोनॉमिक मेजर्स टू पनिश रसिया। स्क्रैम्बल का मतलब होता है
इकट्ठा करना या मोबिलाइज करना, अगेन मैं कह रहा हूँ आपको वही शब्द आया है। फॉर इकोनॉमिक मेजर्स, यहाँ पे इकोनॉमिक का अर्थ है था आर्थिक, मेजर्स का मतलब यहाँ पे स्टेप्स, कदम या उपाय से हैं। मेजर शब्द का अर्थ यहाँ पे मापने से नहीं है, उपाय से है या कदम से है। तो वो आर्थिक उपाय ढूंढ रहे हैं टू पनिश रशिया, रशिया को दंडित करने के लिए। इफ इट इन्वेड्स यूक्रेन, अगर ये यूक्रेन को इन्वेड करता है, सैन्य आक्रमण को इन्वेड कहते हैं। इन्वेड का अर्थ होता है सैन्य आक्रमण, सैन्य आक्रमण। अगर ये सैन्य आक्रमण करता है, कौन? रशिया, यूक्रेन पे, तो हम इसको किससे करेंगे? हम इन पे आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। ये आप आजकल बाइडेन चचा जो हैं, वो बाइडेन चचा कह रहे हैं ऐसा कि हम लगा सकते हैं, उनको देख सकते हैं आप, आजकल खूब आ रहे हैं टीवी पे। वो द यूएस प्रेसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। द 2014 रशियन एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, क्रीमिया, ये एनेक्सेशन का मतलब होता है हमला करके शामिल कर लेना। एनेक्स का मतलब होता है टेरिटरी को अलग करके शामिल कर लेना, शामिल करना, किसी देश पे हमला करके उसमें अपने में शामिल करने से अर्थ है इसका। उन्होंने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। एंड मॉस्कोज कंटिन्यूड सपोर्ट, मॉस्को का जो कंटिन्यूड सपोर्ट है, लगातार जो जारी है, सपोर्ट का मतलब आप समझते ही हैं, फॉर सेपरेटिस्ट, जो अलगाववादी हैं, इनसाइड यूक्रेन, यूक्रेन के अंदर, हैव पर्टिकुलरली बिकम नॉन इश्यूज। अब वो तो नॉन इशू बन चुके हैं वेस्ट के लिए। पहले तो ये इशू था, लेकिन अभी यहाँ पे रसिया भी आ गया है, तो वो जो कंटिन्यूड सपोर्ट है वो तो बैकग्राउंड में चला गया। अब वेस्टर्न वर्ल्ड को ये है कि ये कैसे भी ये जो मसला चल रहा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, ये एस्केलेट ना हो, इसमें बढ़ोतरी ना हो। नोबडी is threatening to punish Russia for not returning Crimea to Ukraine। अब स्थिति ये है, अब देखिए क्या होता है जब आप बार को रेज कर देते हैं, तो पहले तो क्या था क्रीमिया को लेके दबाव था रशिया पे कि रशिया क्रीमिया को, यूक्रेन को वापस करे। लेकिन अभी क्या कर रहा है? अभी वो मामला तो गया बैकड्रॉप में, वो तो नेपथ्य में चला गया। अभी क्या है कि भैया कोई नहीं कह रहा आपको आप क्रीमिया व्रेमिया वापस करो, अभी तो आप ये करो कि कैसे भी करके ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको मत करो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहला अचीवमेंट क्या है इसका, पुतिन का, कि पुतिन ने जो क्रीमिया का इशू है उसको अपने फेवर में ले लिया, उनके सेपरेटिस्ट की कोई बात अब नहीं कर रहा। द स्टेटस क्वी, स्टेटस क्वी का मतलब होता है यथास्थिति, ये लैटिन फ्रेज होता है, इसको बहुत से लोग क्वो प्रोनाउंस करते हैं, बट इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है स्टेटस क्वी। इसमें ईस्ट लग जाता है तब जरूर स्टेटस क्विस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टेटस क्विस्ट हम उसको बोलते हैं, तो स्टेटस क्वी हम बोलेंगे। बहुत से लोग क्वो शब्द प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, पर इसको प्रोनाउंस करते थे स्टेटस क्वी। स्टेटस क्वी का अर्थ होता है यथास्थिति। अगर ये शब्द आप देखेंगे तो इसका अर्थ होगा यथास्थिति। जो वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं उनको स्टेटस क्विस्ट कहा जाता है। तो स्टेटस क्वी हैज़ बीन रीड्रॉन। रीड्रॉन का मतलब होता है वापस से स्थापित करना, जो यथास्थिति है उसको स्थापित कर दिया गया है। बिसाइड्स, इसके अलावा, द यूएस हैज सेड, कहा है, इट्स ओपन टू डिस्कस सम ऑफ द रशिया सिक्योरिटी कंसर्न। ये यहाँ पे दोस्तों ग्रामेटिकल एरर है। ओपन टू डिस्कसिंग होता है, कैसे लिखा आई डोंट नो। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा देख रहा है, द हिंदू पढ़ता है, तो कृपया आप एडिटोरियल में जो कमेंट होता है उसको जाके आप लिख सकते हैं। साउथ के बहुत से लोग लिखते हैं, मैंने कई बार पढ़ा है, और उसके लिए कि कोरिजेंडम भी आ जाता है। तो यहाँ पे इट इज़ ओपन टू डिस्कस के बजाय यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था ओपन टू डिस्कसिंग। ओपन टू हो जाता है कई बार, आप अगर उनका कोई रिप्लाई आता है तो इट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप इसको आप लिखना चाहते हैं द हिंदू में, तो आप इसको लेकर कुछ भी कमेंट डाल सकते हैं। ओपन टू डिस्कसिंग सम ऑफ रशिया सिक्योरिटी कंसर्न। तो वेस्ट जो है वो कह रहा है कि हम इस चीज़ को, जो भी आपके मसले हैं सुरक्षा से संबंधित, उसको डिस्कस करने के लिए तैयार है, इंक्लूडिंग मिसाइल डिप्लॉयमेंट। मिसाइल का जो डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट का अर्थ होता है
तैनात, तो तैनाती शब्द होता है डिप्लॉयमेंट। तो जो तैनाती है मिसाइल्स की, उसको लेके भी हम कोई भी मसला है तो उसको डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। इन ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप जो यूक्रेन वाला एरिया है, वो कह रहा है कि आप अगर ईस्टर्न यूरोप में मिसाइल्स की तैनाती को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो ये इशू भी हम डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दे आर ओपन टू डिस्कसिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। जो भी रसिया की सिक्योरिटी कंसर्न है, मैंने आपको बीच में भी बताया, हिस्ट्री बताकर आपको ये बताया कि श्रीमान जो रसिया का जो मेन कंसर्न है, रसिया अपने बैकयार्ड में, खासकर जो ईस्टर्न यूरोप का एरिया है जो रसिया से लगता हुआ है, यूक्रेन वाला एरिया है, बेलारूस वाला एरिया है, वहाँ पे रसिया किसी भी तरह की वेस्टर्न एक्टिविटी या वेस्टर्न मिलिट्री एक्टिविटी नहीं चाहता, खासकर यूएस की तो कतई नहीं, क्योंकि पुरानी राइवलरी है, दोनों हथियारों के बाज़ार में भी जो है वो कॉम्पिटिटर हैं, तो इसको लेके ये कंसर्न रहते हैं। ईस्टर्न यूरोप एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन सेंसिटिव रीजन्स वो है जो संवेदनशील इलाके हैं, तो उन संवेदनशील इलाकों में वो चाहते हैं कि कोई तरह की जो आपकी सिक्योरिटी को लेके कंसर्न है उसके बारे में भी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अमेरिका वाले ये कह रहे हैं। रसिया शुड एक्सेप्ट द यूएस, रसिया को मान लेना चाहिए यूएस प्रोपोजल्स, अमेरिका के प्रोपोजल्स को, डीएस्केलेट द क्राइसिस को अराउंड यूक्रेन के आसपास, यूक्रेन से आसपास मतलब यूक्रेन से संबंधित है, यहाँ पे अराउंड का अर्थ यहाँ पे संबंधित है, आसपास का नहीं है। यूक्रेन से संबंधित जो भी क्राइसिस है या यूक्रेन के चारों तरफ घूमती हुई जो भी क्राइसिस है उसके लिए, एंड ऑप्ट फॉर का मतलब होता है टू चूज, चुनाव करना, फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा। ऑप्ट फॉर का मतलब होता है टू चूज फॉर मोर डायलॉग का मतलब बातचीत या वार्ता, ज़्यादा बातचीत को चुने। ऑन क्रिटिकल इश्यूज़, क्रिटिकल के 2-3 अर्थ होते हैं। क्रिटिकल का अर्थ अहम या इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्रिटिकल का आलोचनात्मक भी होता है, और क्रिटिकल का मतलब बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील भी होता है। तो यहाँ पे जो भी संवेदनशील मसले हैं उनको लेके जो हैं वो आप उस पर बातचीत करें, इंक्लूडिंग नेटोज़ ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। नेटो का एक मैंने आपको बताया बीच में हिस्ट्री कि उसी दौरान मैंने आपको नेटो का नाम लिया था। एक्चुअली नेटो का गठन ही, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन यूएसएसआर को की बढ़ती हुई ताकत को काउंटर करने के लिए किया गया था। तो नेटो का जो पूर्व की तरफ, यूक्रेन की तरफ जो एक्सपेंशन है, जो यूक्रेन से उनका चल रहा था ज्वाइन वॉइन करवाने का, उसके संबंध में उनके जो रशिया के बड़े चिंताएं हैं, तो उसको भी लेके अमेरिका बातचीत करने को तैयार है। तो ये कह रहे हैं एडिटर महोदय, यहाँ से एडिटर की सलाह चालू हो गई है, अपने वाले सलाह देने में बड़े माहिर हैं। तो ये कह रहे हैं कि भैया जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को लेके आपकी जो रशिया की चिंताएं हैं, उसको लेके जो अमेरिका का जो प्रपोजल है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए पुतिन साहब को। इफ़ इट स्टिल गोज अहेड विद एन अटैक, अगर अभी भी रशिया अटैक करता है, विच यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन सेड, जो जैसा कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है, कुड हैपन, हो सकता है, इट कुड वेल बी अ मिस्टेक, ये एक गलती होगी, ये कह रहा है, धमकी दे रहा है। रशिया माइट बी इन अ पोजिशन टू ओवररन यूक्रेन मिलिटरीली, कि रशिया हो सकता है इस स्थिति में हो कि वो ओवररन कर जाए, जीत जाए यूक्रेन को सैन्य तरीके से। मिलिटरीली का मतलब होता है सैन्य तरीके से, सैन्य सहायता से वो जीत भी सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट व्हाट कम्स नेक्स्ट, लेकिन उसके बाद जो होगा, इन यूरोप्स लार्जेस्ट कंट्री, जो यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है, इज एन अनप्रिडिक्टेबल एज इट कैन गेट, ये उतना ही अनप्रिडिक्टेबल होता है जितना हो सकता है, जिसकी संभावना है। इफ द पोस्ट 9/11 मिलिट्री एडवेंचर का सैन्य दुस्साहस को भी कह सकते हैं या सैन्य एडवेंचर को भी कह सकते हैं, ऑफ द यूएस एनिलेशन
अगर 9/11 के बाद अमेरिका की जो सैन्य गतिविधियां हैं, जो सैन्य एडवेंचर है, अगर उनसे कोई सीख ली जाए, इट इज़ दैट ग्रेट पावर्स कुड क्लिंच स्विफ्ट विक्ट्रीज। क्लिंच का मतलब होता है ग्रैब करना, पकड़ना, कि जो क्लिंच का मतलब पकड़ना, काबू में करना। तो जो आपकी ग्रेट पावर्स हैं वो क्लिंच कर सकती हैं स्विफ्ट विक्ट्रीज, बहुत तेजी से पाई हुई जीत, अगेंस्ट वीकर कंट्रीज, कमज़ोर देशों के खिलाफ, बट कुड फेल मिजरेबली, लेकिन बहुत ही दुखदाई तरीके से असफल हो सकती हैं इन सस्टेनिंग दोज विक्ट्रीज, उन विक्ट्रीज को कायम रखने में। सस्टेन का मतलब होता है कायम रखना, तो उन विक्ट्रीज को बनाए रखने में, कायम रखने में असफल हो सकती हैं। आपको पता है यूएस बेआबरू होके अफगानिस्तान से गया है। हाउएवर हैविंग सेड दैट, उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे फ्यूचर में वो भी कहा नहीं जा सकता। यूएस इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट कंट्री एंड क्रूक ऑल्सो। तो यूएस इतने हथियार छोड़ के अचानक वहाँ से निकल के गया है, 7-8 सोल्जर्स भी उसके डेथ हुई लास्ट अटैक में। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि यूएस वहाँ पे छोड़ के गया तो उसका कोई मोटिव नहीं रहा होगा, ज़रूर कोई मोटिव तो रहा होगा। सस्टेनिंग दोज विक्ट्रीज, मिस्टर पुतिन शुड नॉट वॉक इनटू द सेम मिस्टेक। मिस्टर पुतिन को ऐसी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। वॉक इनटू द सेम मिस्टेक का मतलब होता है गलती दोहराना या पचड़े में पड़ना। एंड देयर बाय पुश यूरोप बैक इनटू द डार्कर डेज ऑफ कोल्ड वॉर। और उसके बाद देयर बाय, और इसके नतीजे में यूरोप को जो काले दिन हैं कोल्ड वॉर के उसमें नहीं धकेले। तो यहाँ पे श्रीमान जो है एंड में सलाह दे रहे हैं कि पुतिन साहब को ये सलाह दी जाती है कि कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर नहीं करें जिससे वापस जो पुराने कोल्ड वॉर के जो काले दिन हैं वैसी परिस्थितियाँ पैदा हों उक्रेन में। ये आपका आज का आर्टिकल है। आई होप यू कम्प्लीटली इंजॉयड इट। आपने इसका आनंद उठाया। रोज़ाना इवनिंग में मैं आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप लोग लाइव रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएँ। जो भी यूपीएससी वगैरह का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। और अभी आपसे कुछ नहीं, धन्यवाद, नमस्कार।